औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक बायोलॉजिकल है और दूसरा वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन। हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल का क्या मतलब है? लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मेकअप, जानदारों की बॉडी की कंपोजिशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि जानदारों की जो बॉडी है उसके अंदर कंपोजिशन क्या है, यानी वो किस चीज से मिलकर बनी है, किस किस स्टेप से बनती है, यानी पहले कौन सी चीजें होती हैं, कौन सी चीजें आपस में जुड़ती जाती हैं, तो एक पूरे जानदार की बॉडी की तामीर हो जाती है। पहले हम बुक रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम स्लाइड्स के जरिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग। पेज नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 2 और 3 का हिस्सा है ये वाला जो पेज आपको नजर आ रहा है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Hundreds of chemical reactions are involved. सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इन मेंटेनिंग लाइफ, जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, यानी जानदारों को जिंदा रखने के लिए जानदारों की बॉडी में सैकड़ों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इवन द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, हत्ता कि कोई सादा तरीन जानदार भी हो, हत्ता कि कोई बहुत छोटा जानदार भी हो, उस जानदार को भी जिंदा रखने के लिए बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। इन व्यू ऑफ दिस, इस बात को देखते हुए, इट इज समथिंग ऑफ सरप्राइज टू फाइंड दैट ऑफ द 92 नेचुरली अक्रिंग केमिकल एलिमेंट्स, यानी ये बात हैरानकुन है कि नेचुरली तौर पर पाए जाने वाले 92 केमिकल एलिमेंट्स में से only 16 are commonly used in forming the chemical compounds from which living organisms are made. इन 92 में से only 16 are commonly used, सिर्फ 16 केमिकल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं इन फार्मिंग का केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए, फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड, जिन केमिकल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए जाते हैं। यानी जिन केमिकल कंपाउंड से जानदारों की बॉडी बनती है वो केमिकल कंपाउंड्स सिर्फ 16 एलिमेंट से बने होते हैं। These 16 elements and few others which occur in a particular organism are called bioelements. ये 16 एलिमेंट्स और चंद और एलिमेंट्स जो एक जानदार की बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। तो बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन है ये वाली, इसके नाम से भी हमें पता चल जाता है कि बायो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होगी। बायो का मतलब होता है लाइफ और एलिमेंट्स का मतलब है एलिमेंट्स, यानी जानदारों की बॉडी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स जो जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ द टोटल मास। इंसान की बॉडी के अंदर 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंसान की बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं, यानी हमारी बॉडी का 99% हिस्सा सिर्फ 6 एलिमेंट्स का बना हुआ है। ये हमने बुक रीडिंग की थी। अब इसी कंसेप्ट को स्लाइड के जरिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पैराग्राफ से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन है बन सकता है। ये हमारे पास पहले परसेंटेज का एक चार्ट आपकी बुक पे शो हो रहा होगा, पेज नंबर 3 के ऊपर है परसेंटेज। डायग्राम के नीचे लिखा होगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बायो एलिमेंट्स बाय मास ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक इंसान की बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। तो पहले हम ये वाला चार्ट स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देख लें, ये देखिए ऑक्सीजन की मिकदार इंसानी बॉडी में 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। ये वो 6 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। ये वो वाले एलिमेंट्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, ये हमारी बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं।
बाकी हमारी बॉडी का 1% हिस्सा बाकी 10 बायो एलिमेंट्स बनाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि बायो एलिमेंट्स की तादाद 16 है। 16 में से सिर्फ ये वाले 99% हिस्सा ये वाले 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। 99 के बाद अगर 100% की बात करो तो हमारे पास सिर्फ 1% बचा। उस 1% को हमारी बॉडी के बाकी 10 एलिमेंट्स बनाते हैं। तो देखते हैं कि बाकी 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और हमारी बॉडी में उनकी परसेंटेज कितनी है। तो ये चार्ट के नीचे लिखा हुआ है। पोटाशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.004%, आगे कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। These are present in trace amounts. Trace amount का मतलब होता है बहुत मामूली मिकदार में। ये वाले 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत मामूली मिकदार में पाए जाते हैं। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं बायो एलिमेंट्स की, यानी जो पैराग्राफ हमने पिछले पेज पे पढ़ा था उससे क्या डेफिनेशन बन सकती है वो देखते हैं। बायो एलिमेंट्स, जिस पैराग्राफ की हमने रीडिंग की थी उससे डेफिनेशन बन सकती है व्हाट आर बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स, यानी नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स की तादाद है 92। आउट ऑफ का मतलब होता है इनमें से। आउट ऑफ 92, 92 में से ओनली 16 आर कॉमनली यूज्ड, सिर्फ 16 आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं इन फार्मिंग का केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए, फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड, जिनसे जानदार बनाए जाते हैं। यानी कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद 92 है। उन 92 में से सिर्फ 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जानदारों की बॉडी बनाते हैं। These are 16 elements, ये 16 एलिमेंट्स एंड फ्यू अदर्स, और चंद दूसरे, which occur in a particular organism, जो एक खास जानदार के अंदर पाए जाते हैं, are called बायो एलिमेंट्स। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इंसान की बॉडी में पाए जाने वाले बायो एलिमेंट्स की तादाद यहाँ पर कितनी बताई गई है? 16। इंसान की बॉडी में ये 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बाकी तमाम जानदारों के अंदर चंद एक और एलिमेंट्स हो सकते हैं, चंद एलिमेंट्स और हो सकते हैं। ज्यादातर यही एलिमेंट्स आमतौर पर जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स की तादाद 16 है। पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम बोलेंगे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स की तादाद 92 है। एमसीक्यू आ सकता है कि जानदारों की बॉडी में बायो एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। इंसानी बॉडी में और दूसरे जानदारों की बॉडी में आमतौर पर बायो एलिमेंट्स की तादाद 16 है। यानी जानदारों की बॉडी सिर्फ 16 बायो एलिमेंट्स की बनी होती है। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स की टाइप्स बयान करें। बायो एलिमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। बायो एलिमेंट्स 2 तरह के हो सकते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स एंड माइनर बायो एलिमेंट्स। स्टडी करते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं और माइनर बायो एलिमेंट्स कौन से होते हैं। पहला टॉपिक अब हमारा है मेजर बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स, इसके नाम से ही हमने याद रख लेना है। मेजर का मतलब होता है बड़े या ज्यादा मिकदार वाले। तो मेजर बायो एलिमेंट्स ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। स्टडी करते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। आउट ऑफ 16 बायो एलिमेंट्स, 16 बायो एलिमेंट्स में से ओनली 6 कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ओनली 6। ये वाले 6 बायो एलिमेंट्स, these 6 बायो एलिमेंट्स make 99% of the total mass of the body of living organisms। ये 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जानदार की बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। जानदार की बॉडी का यहाँ पर स्पेसिफिक इंसान की बात की गई थी बुक के अंदर, तो हम यूं कह सकते हैं कि ये वाले 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो इंसान की बॉडी का 99% हिस्सा बनाते हैं। These 6 बायो एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट्स। इन बायो एलिमेंट्स को मेजर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है
और मेजर बायो एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 6। ये जो मैं बॉक्सेस लगा रहा हूँ ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर इनको लाजमी देखना है। पहला एमसीक्यू इससे बन सकता है कि बायो एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, तो हम बोलेंगे 16। क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर बायो एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, तो हम बोलेंगे 6। मेजर बायो एलिमेंट्स इंसान की बॉडी का कितने % हिस्सा बनाते हैं, 99%। अब मेजर बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में कितनी मिकदार में पाए जाते हैं, तो उनकी मिकदार नीचे टेबल के अंदर आपको नजर आ रही होगी। ये हमारी बॉडी में कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है 65%, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है 65%। कार्बन दूसरे नंबर पर है 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। यानी ये वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का कितने % हिस्सा बना रहे हैं, 99%। यानी हमारी बॉडी का 99% हिस्सा सिर्फ इन 6 बायो एलिमेंट से मिलकर बना है। तो टोटल बायो एलिमेंट्स की तादाद 16 थी, 6 का यहाँ पर जिक्र हो गया है, बाकी बच गए हैं 10 बायो एलिमेंट्स। वो 10 बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा। तो देखते हैं वो 10 बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और वो हमारी बॉडी में कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास माइनर बायो एलिमेंट्स। माइनर बायो एलिमेंट्स, आउट ऑफ 16 बायो एलिमेंट्स, 16 बायो एलिमेंट्स में से 10 बायो एलिमेंट्स, वो 10 बायो एलिमेंट्स कौन कौन से, उनके नाम ये हैं। पोटाशियम 10 बायो एलिमेंट्स है हमारे पास, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन। ये 10 बायो एलिमेंट्स, ये 10 बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, collectively make 1% of the total mass of the body of living organisms। ये 10 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। इसी वजह से इन बायो एलिमेंट्स का नाम माइनर बायो एलिमेंट्स कहा गया है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर माइनर अमाउंट में पाए जाते हैं। माइनर अमाउंट का मतलब बहुत थोड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। These 10 बायो एलिमेंट्स आर कॉल्ड माइनर बायो एलिमेंट्स। इन 10 बायो एलिमेंट्स को माइनर बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट्स हमारी बॉडी में बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी एमसीक्यूज आप बना सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर माइनर टोटल बायो एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 16 है। माइनर बायो एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 10 है। माइनर बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी का कितने % हिस्सा बनाते हैं, 1%। यानी एमसीक्यूज भी यहाँ से बन सकते हैं, आपने डेफिनेशन भी याद करनी है और एमसीक्यूज के हवाले से भी आपने इस चीज को याद करना है। आगे आपको चार्ट नजर आ रहा है, इस चार्ट से हमने पढ़ना है कि हमारी बॉडी में माइनर बायो एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। पोटाशियम पाई जाती है 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.004%, कॉपर इन ट्रेस अमाउंट। जहां पर वर्ड एक आया है ट्रेस, तो ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत मामूली मिकदार में, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में बहुत मामूली मिकदार में पाए जाते हैं। मैग्नीज भी ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है, जिंक इन ट्रेस अमाउंट, आयोडीन इन ट्रेस अमाउंट। तो यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, उनकी तादाद कितनी है, उनके नाम बताएं। तो ये वाला जो है लास्ट 4 बायो एलिमेंट्स का टेबल जो है, ये फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे। आपने वहां पर हमें ये बताना होगा, मतलब पूछा जाएगा कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे वो है कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है और आयोडीन है। बाकी इन तमाम एलिमेंट्स की आपने परसेंटेज याद करनी है। ये परसेंटेज एमसीक्यूज के तौर पर पेपर में पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानब। नेक्स्ट हमारे पास है बुक रीडिंग, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 की बुक रीडिंग हम करते हैं।
इसमें से कुछ टॉपिक हमने स्लाइड्स के अंदर पढ़ भी लिया है, लेकिन एक बार रीडिंग हम करते हैं इसकी। The fact that the same 16 elements occur in all organisms, हकीकत ये है कि यही 16 एलिमेंट्स, ये वाले 16 एलिमेंट्स जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, जो जानदारों के, इंसान की बॉडी में जिन 16 केमिकल एलिमेंट्स का हमने जिक्र किया है, these 16 elements occur in all organisms, ये 16 बायो एलिमेंट्स तमाम जानदारों में पाए जाते हैं। The fact that their properties differ from those in the non living world, ये वाले बायो एलिमेंट्स जिनका आपने जिक्र किया है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन जब ये बायो एलिमेंट्स जानदार की बॉडी में पाए जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज नॉन लिविंग में पाए जाने वाले बायो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मुख्तलिफ होती है, यानी देयर प्रॉपर्टीज डिफर, इनकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं फ्रॉम दोज, उन एलिमेंट से इन द नॉन लिविंग वर्ल्ड, जो नॉन लिविंग वर्ल्ड के अंदर नहीं पाई जाती। shows that bio elements have special properties, bio elements की special properties होती हैं which make them particularly appropriate as basis for life। बायो एलिमेंट्स जो जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं उनकी स्पेशल खसूसियात होती हैं, ये स्पेशल खसूसियात उन्हें पार्टिकुलरली एप्रोप्रिएट, खसूसी तौर पर उन्हें मौजू बना देती हैं एज बेसिस फॉर लाइफ, ताकि वो जिंदगी की बुनियाद बन सके। यानी बेजान चीजों के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये वाले बायो एलिमेंट्स उनसे बहुत ही मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखते हैं, इन प्रॉपर्टीज की वजह से इन एलिमेंट्स को जानदारों की बॉडी की बुनियाद बनाया गया है। अगला पैराग्राफ रीडिंग करते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल नहीं है। इस पैराग्राफ के ऊपर हम एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल, इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है? तो उसका आंसर हम इस पैराग्राफ के अंदर देखेंगे, इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल, क्या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जानदारों की बॉडी का मेकअप जो है क्या वो सिंपल है? देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल, जानदारों की बॉडी की तरतीब जो है, कंपोजिशन सिंपल नहीं है। इट हैज हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें बहुत ज्यादा पेचीदगी पाई जाती है, सिंपल नहीं है। बिकॉज ऑफ विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, इसी कम्प्लेक्सिटी की वजह से, इसी पेचीदगी की वजह से जानदार इस काबिल हो गए हैं कि वो कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, वो बहुत ज्यादा प्रोसेसेस कर सकते हैं। सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ प्रोसेसेस तो बहुत ही पेचीदा होते हैं। विच डिस्टिंग्विश देम, जो उन्हें फर्क दिलाते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीजों से। यानी जानदारों की बॉडी में बहुत ज्यादा पेचीदगी पाई जाती है, इसी पेचीदगी, इसी कम्प्लेक्सिटी की वजह से जानदार इस काबिल है कि वो अपने अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस कर सकते हैं। कुछ प्रोसेसेस तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा है, इसी खूबी की वजह से जानदार बेजान चीजों से मुख्तलिफ होते हैं। A living thing has a built-in regulatory mechanism, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म पाया जाता है। बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब जानदारों की बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स पहले से ही अल्लाह ताला ने फिट कर दिए हैं जो उस बॉडी को, जिसके अंदर ये मैकेनिज्म पाया जा रहा है, उस बॉडी की हर जरूरत को पूरा करते हैं। यानी बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इस बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए इस बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स बिल्ट इन है, यानी पहले से ही तामीर कर दिए गए हैं। विच इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट का मुकाबला करते हैं, टू सस्टेन इट्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी, टू सस्टेन इट्स स्ट्रक्चर, इस जानदार की स्ट्रक्चर को बरकरार करने के लिए, एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी, और जानदारों की बॉडी में होने वाले फंक्शंस को बरकरार रखने के लिए। इंटेग्रिटी यहाँ पर बोला गया सालमियत को, यानी जानदार की बॉडी को, यानी जानदार की बॉडी को और जानदारों के फंक्शंस को मुकम्मल तौर पर महफूज किसने बनाया हुआ है? बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यानी जानदारों की बॉडी में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो इस जानदारों को
माहौल का मुकाबला करने में मदद देते हैं और इन जानदारों की बॉडी की स्ट्रक्चर, जानदारों की बॉडी और जानदारों के फंक्शंस को बरकरार रखते हैं। A living thing is therefore composed of highly structured living substance or protoplasm. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ बनी होती है हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस, एक हाई स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस जिंदा मादे से, कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, उस जिंदा मादे को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। यानी जानदारों की बॉडी एक कॉम्प्लेक्स लिविंग सब्सटेंस से बनी है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। In order to understand the various phenomena of life, जानदारों की बॉडी में होने वाले वेरियस फिनोमिना, बहुत से मज़ाहर को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट फॉर देयर कन्वीनियंस, बायोलॉजिस्ट अपनी आसानी के लिए स्टडी द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं एट डिफरेंट लेवल्स, मुख्तलिफ दर्जात पर। ये डिफरेंट लेवल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? Starting from the very basic level of subatomic and atomic level, जानदारों की तंजीम के दर्जात स्टार्ट होते हैं वेरी बेसिक लेवल से, जिसे बोलते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, और चलते कहाँ तक है? ऑर्गेनिज्म लेवल तक, यानी जानदार की बॉडी बनने तक। इसके अलावा बियॉन्ड विच दे स्टडी द स्टडी ऑफ कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड इंटायर वर्ल्ड आर इंक्लूडेड। जब जानदारों की तंजीम हम ऑर्गेनिज्म लेवल तक पढ़ लेते हैं तो बायोलॉजिस्ट अपनी स्टडी को आगे कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल और एंटायर लिविंग वर्ल्ड तक भी अपनी स्टडी को बढ़ाते हैं। ये थी बुक रीडिंग। अब देखते हैं कि इस पैराग्राफ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसकी हेडिंग हमने पीछे बुक रीडिंग में भी बनाई थी, इज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल। क्या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है? क्या जानदारों की बॉडी सिंपल मेथड और सिंपल कंपोजिशन रखती है? देखते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंपल नहीं है। इट हैज हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। बिकॉज ऑफ विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जानदार एबल हैं, जानदार काबिल हो चुके हैं टू कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ताकि वो बहुत ज्यादा प्रोसेसेस को चला सके। सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ केमिकल प्रोसेसेस बहुत पेचीदा होते हैं, विच डिस्टिंग्विश देम, जो इस जानदारों को मुख्तलिफ करते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीजों से। यानी जानदारों की बॉडी सिंपल नहीं है, जानदारों की बॉडी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जानदार इस काबिल हैं कि वो अपनी बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस को चलाते हैं, और इन्हीं प्रोसेसेस की वजह से जानदार बेजान चीजों से मुख्तलिफ होते हैं। A living thing has a built-in regulatory mechanism, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म पाया जाता है। बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म यानी जानदारों की बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है जो उस जानदार की बॉडी को मेंटेन रखने के लिए काम करता रहता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मसलन कोई शख्स क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज करने के लिए उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो उसकी बॉडी में क्या है, बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म एक्सरसाइज करने के लिए उस जानदार को क्या देगा, एनर्जी देगा। एनर्जी करने के लिए ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म कौन सा प्रोसेस करेगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा। और हम जानते हैं जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो बॉडी के अंदर एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी के अंदर ज्यादा मिकदार में रहेगी तो बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म के साथ एक और रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। तो रेस्पिरेटरी सेंटर अपना काम शुरू कर देगा, यानी बॉडी को मेंटेन करना है, बॉडी के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो बॉडी को मेंटेन करेंगे। तो जैसे ही बॉडी में रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर ऑन हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, बॉडी से जायद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। उसके बाद एक्सरसाइज कर रहा है शख्स, जब एक्सरसाइज कर रहा है तो बॉडी के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब हीट को रिलीज करने के लिए भी बॉडी के अंदर बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। हीट को रिलीज करने के लिए कौन सा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, वहां पर स्वेट ग्लैंड आ जाएंगे। स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग करेंगे, पसीना खारिज करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी से एक्स्ट्रा हीट जो है वो रिमूव हो जाएगी।
यानी जानदार की बॉडी को मेंटेन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं। जैसा कि एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी की जरूरत थी, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हुआ, इसलिए हमारे डायाफ्राम्स को और हमारे रिब मसल्स को पैगाम भेजा ताकि जायद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए। दूसरी तरफ जब एक्सरसाइज कर रहे थे, हीट प्रोड्यूस हुई, तो स्वेट ग्लैंड्स को पैगाम पहुंचा, स्वेट ग्लैंड्स ने पसीना खारिज किया और बॉडी से एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकाल दिया। इसके साथ और भी बहुत से मैकेनिज्म हम अटैच कर सकते हैं, जैसा कि रेस्पिरेशन को प्रोसेस को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो उस ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हार्ट बीट भी तेज हो गई थी, यानी दिल ज्यादा तेजी से धड़कना शुरू हुआ ताकि ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो, ज्यादा रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। इस तरह जानदार की बॉडी को मेंटेन करने के लिए जानदार की बॉडी में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बिल्ट इन जानदारों की बॉडी में फिक्स कर दिए गए हैं। ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स क्या करते हैं, विच इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, जो माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं टू सस्टेन, बरकरार रखने के लिए इट्स स्ट्रक्चर, इसकी साख और इसके फंक्शंस को, इंटेग्रिटी मुकम्मल तौर पर, यानी जानदारों की बॉडी के रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स उस जानदार की स्ट्रक्चर और उस जानदार के फंक्शंस को मुकम्मल तौर पर सस्टेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी आप एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म का क्या काम है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या करता है, तो हम यही बोल सकते हैं कि अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जानदारों की बॉडी में बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म है which interact with the environment, जो माहौल के साथ इंटरेक्ट करता है to sustain its structure and functional integrity, जो इन जानदारों की साथ और फंक्शंस को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखता है। दूसरा क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ से बन सकता था वो है हमारे पास, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म a living thing is composed of highly structured living substance called protoplasm। हर जिंदा चीज हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस किसी जिंदा मादे से बनी होती है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी जानदारों की बॉडी में पाया जाने वाला लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं जिंदा मादा। लिविंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी जानदार की बॉडी जिस चीज की वजह से हम जिंदा समझते हैं वो लिविंग सब्सटेंस कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म। The colorless material comprising the living part of a cell। प्रोटोप्लाज्म का कलर क्या है? ये कलरलेस है। Comprising the living part of cell, ये सेल के लिविंग पार्ट का हिस्सा है, यानी सेल को जिंदा रखने वाला एक हिस्सा है। Including the cytoplasm, जिसमें साइटोप्लाज्म शामिल है, न्यूक्लियस है और अदर ऑर्गेनेल्स हैं। यानी ये वाले तीन जिनका मैंने जिक्र किया है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स, इन सब को मजमूई तौर पर बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? जानदार की बॉडी को जिंदा रखता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब।